हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन एंड ये है आज की आपकी क्लास फर्स्ट, जिसमें आज हम करेंगे आपका अध्याय नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका पूरे वीक में आपकी 5 क्लासेस आपको मिल रही होगी। इसके साथ साथ आपका संडे और सैटरडे दोनों में से एक दिन आपका लाइव सेशन रहेगा, जिसमें आप अपने डाउट है, आप अपनी क्वारीज है वो पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। आज के इस चैप्टर में अगर आपकी कोई भी डाउट है, क्वेरी आती है, तो संडे या सैटरडे को जो भी आपकी डाउट क्लास होगी, सो उस डाउट सेशन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का जो नाम है, इससे आप क्या समझते हो वो जानने की जरूरत है आपको। देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया और समीकरण इन दोनों से रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर रहने वाला है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशंस और जो समीकरण है उनसे हम रिलेटेड कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, यानी समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, अभिक्रियाएं कैसी लिखी जाती है, रिएक्शंस कैसी होती है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एमपी सुपर हेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ से डेफिनेटली आपको दो से तीन क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। आप लास्ट ईयर 2018 से लेकर अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर आपको मिले, उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से पेपर में आए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको वो चीजें करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। कंसीडर कीजिए कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उस चीज को थोड़ा लाइटली लेंगे, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे हम इन डेप्थ करने की कोशिश करेंगे और उन चीजों को हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जो चीज मैं आपको थोड़ा सा करवा रहा हूँ, ये लिमिटेड चीजें मैं करा रहा हूँ, उन चीजों को स्किप कीजिए। ट्रस्ट मी कि जो चीज मैं आपको कम कराऊंगा वो आपके सिलेबस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। आपको क्या करना है, जो चीज मैं अच्छे से कर रहा हूँ वो अच्छे से कीजिए, जो नहीं करवा रहा उसको आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर। इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। ऐसे परिवर्तन जिससे नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, फॉर्मेलिटी है, जस्ट डेफिनेशन थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाए। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब आप कोई भी दो कंपाउंड ए या बी, कोई भी दो है या कोई एक ही कंपाउंड है, इन दोनों को जोड़ के या इसको तोड़ के कोई एक नया पदार्थ बना दो। क्या बना दो? एक नया पदार्थ, न्यू एलिमेंट बना दो, तो हम उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो आप इस साइड लिखते हो, इस एरो के इस साइड लिखते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है आपके? ये आपके अभिकारक। ठीक है, और जो इस साइड नया आपका पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट, अभिकारक उत्पाद। और बीच में ये रिएक्शन का सिंबल होता है कि आपकी रिएक्शन है अभिकारक से उत्पाद बना रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ उदाहरण है। भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, और श्वसन कौन सी अभिक्रिया है ये भी हम जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, या आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा पहचान ये रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आने वाजिब है, तो आपके पेपर में आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। लोहे पे जंग लगना भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इस चीज को भी करेंगे। दही का बनना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं, लोहे का जलना और फ्रिक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, हम इन्हें अच्छे से जान रहे होंगे आगे। ओके, सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण। अब ये यार भाई, आप रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचान सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? तो इसके कुछ आप प्रेक्षण है, जैसे आप देख सकते हो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग बदल रहा है, तापमान में बदल रहा है, या गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन मतलब गैस निकल रही है, तो उन सभी को क्या बोलते हैं? ये आपको देंगे, ये आपको बताएंगे कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया है वो हो चुकी है, और उसका जो प्रूफ है, उसका जो प्रूफ है वो आपको कहाँ से मिल रहा है? इन इतनी अवस्थाओं से, इतने परिवर्तन से आप इनको गैस कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। आप रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते कैसे हैं वो देखिए। प्रदर्शित करने के कई तरीके, जैसे लाइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में एक एरो। लेफ्ट हैंड साइड में विकारक होता है और राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये मैंने अभी आपको बताया। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, शब्द
समीकरण लिख सकते हो या रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। मोस्टली हम ये अभिक्रियाएं इस तरह से लिख रहे होंगे। ये LHS LHS नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट Zn प्लस H2SO4, ये आपको क्या बना के दे रहा है, ZnSO4 प्लस H2, डायरेक्ट इतना सा लिखेंगे बस। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे हम इंडेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें स्टार्ट होती है आपकी, जो बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक लेके जाएगी। उन सारी चीजों को मैं आपको अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका सुपरहिट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों को संतुलित करना, या रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। सबसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन गैस करके चलिए, मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। पिछले 2 सालों में नहीं बना, अभी तक नहीं बना है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस बार चांस है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब संतुलित करने से क्या अभिप्राय है? संतुलित करना क्या है? आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि जो आप जब कोई भी रिएक्शन लिखते हो, कोई भी अभिक्रिया लिखते हो, तो क्या होता है उनमें आपके जो उनका द्रव्यमान होता है, जो एटॉमिक मास होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, या परमाणुओं की संख्या चेंज नहीं होती। तो वो ही हम इसमें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल है Fe plus H2O कन्वर्ट इनटू Fe2O3 H2। आपका आयरन, Fe किसका सिंबल है, आयरन का, प्लस H2O Fe2O3 H2O H2। ये आपकी रिएक्शन एक अभिक्रिया आपकी लिखी गई है। अब हम इसे संतुलित है या नहीं है पहले ये चेक करते हैं। अगर नहीं है तो इसे संतुलित करते हैं, और अगर है तो वेल एंड गुड। अब कैसे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे Fe है, लिख लीजिए। दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है H। तीसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन। कितने आयरन है यहाँ पे, कितना आयरन है, एक, कोई भी कुछ नहीं है तो एक आयरन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, और रिएक्शन के बाद कितने हैं ये चेक कीजिए। ये आपके 2, ऑक्सीजन आपके 3, हाइड्रोजन आपके 2, यानी कि ये तो आपके 2 के 2 है, बैलेंस है। लेकिन आपको इन चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन है यहाँ पे 2 है, तो इधर आपसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 2 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2Fe। अब क्या हुआ, ये मेरा बैलेंस हो गया। अब बचा मेरा हाइड्रोजन जो 2 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है मेरा 3 और 1 और 3 है। तो इधर मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो यहाँ पे लिखूंगा। अब वो यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हुआ, मेरा ये भी क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस। तो क्या बनेगा 2Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस 3H2O। अभी इस रिएक्शन का बैलेंस किया हुआ देख लीजिएगा। O3F4, ओके ओके ओके, यहाँ पे O4 लेके किया है इसने, लेकिन अगर आप यहाँ पे Fe2O3 लेके करोगे तो ये रिएक्शन यही बनेगी, क्या 2Fe प्लस 3H2O gives you Fe2O3 प्लस 3H2। 6 यहाँ पे, ये 3 है, ये 2 है, बस दैट्स इट, ये आपकी बैलेंस होगी। और लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को अभिक्रिया को संतुलित करने जाओ, Fe प्लस H2O gives you Fe3O4 प्लस H2, तो आपको बैलेंसिंग अलग से करनी पड़ेगी, और वो बैलेंसिंग यहाँ पे नीचे की गई है, आप देख सकते हैं। और जो भी मैं आपको, जिन भी बुक से आपको करवा रहा हूँ, वो बुक आपको नोट्स के रूप में आपको मिल रही होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके बैच के अंदर ही वो कॉस्ट इंक्लूडेड है, सो आपको वो बैच में ही मिल रही है। सो आप डाउनलोड सेक्शन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये था आपका रिएक्शन का संतुलित करना। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। सैटरडे को जो आपके डाउट्स होंगे उसमें हम, सैटरडे या संडे को जो भी आपकी डाउट क्लासेस होगी उसमें मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करवा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज आपको करनी जरूरी है, खुद से करने का ट्राई कीजिए। मैं आपको केवल कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट की इन-डेप्थ में ले जाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, ताकि आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ सफल हो पाए। अच्छा, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर में, और मे बी यही आपका जो लास्ट एंड फाइनल पोर्शन होता है इस चैप्टर का। देखिए कितना बड़ा चैप्टर, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम, बहुत ही प्यारे तरीके से। बस इतना ही आपका ये क्या होगा, चैप्टर है। ओके,
और जिसके नीचे है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। जिस जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे ये हो गया, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये अच्छे तरह से कर लेना, बिकॉज ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन आपके पेपर में 4 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर का भी हो सकता है। आना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के होते हैं वो भी डिसाइड नहीं होता। सो ये चीजें भी जरूर कर लीजिएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन करोगे, बुक से अच्छे से पढ़ोगे एंड प्रैक्टिस करोगे, और जो आपके टेस्ट होंगे, अभी जो टेस्ट होंगे आपके, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो उस चैप्टर खत्म होने के बाद आपको 10 से 20 क्वेश्चन का एक पीडीएफ मिल होगा, टेस्ट मिल होंगे, क्वेश्चंस मिल होंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस लगाएंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, दैट्स माय गारंटी। ठीक है। एंड अगर आपको बिलीव नहीं होता तो लास्ट ईयर के जो टॉपर्स हैं, जो भी आपके नोन हैं, उनसे पूछिए कि आपने किन से पढ़ा होगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा, वो जरूर एक बार नाम लेगा कि भारत सर से हमने पढ़ा है। चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट से किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, एक बार जरूर बोलेगा भारत सर से हमने पढ़ा है। ठीक है। सो इतना ट्रस्ट करके चलिए कि जो मैं करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से करवाऊंगा, एंड दैट्स इट। आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ओके, अब आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया, संयोजन नाम से देखिए, संयोजन मतलब जोड़ना, संयोजन का मतलब है जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब क्या, आप दो चीजें लेके चलो और उन दोनों को एक में बदल दो, यदि आपने उनको जोड़ दिया तो वो क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। मतलब दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अब इस साइड वाली का होते हैं अभिकारक और इस साइड वाली का होते हैं उत्पाद। तो दो अगर अभी आप अभिकारक लेके चलोगे तो आपको एक उत्पाद मिले तो हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दैट्स इट गाइस, इतनी सिंपल है। और कुछ उदाहरण है, जैसे कोयले का दहन, जल का निर्माण और बिना बुझा हुआ चूना का बुझा हुआ चूना में परिवर्तन। ध्यान रखना, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूने में क्या फर्क है। बिना बुझा हुआ चूना होता है जिसमें H2O ना हो, और बुझा हुआ चूना जिसमें हाइड्रोजन H2O या वाटर मिला हो। अब H2O हो सकता है या वो OH ट्वाइस की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसने आपका जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। अभी ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इवन दिस रिएक्शन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम डायरेक्टली। ये आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, सो मेक श्योर आप इस रिएक्शन को अच्छे से कीजिएगा। मैं एक बार बता देता हूं आपको रिएक्शन द्वारा। ओके, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले आप कहते हैं C प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बना, CO2, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में जल का निर्माण H2 प्लस O2, 2H2 एक्चुअली, दैट्स व्हाई 2H2, ये भी संयोजन अभिक्रिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसपे स्टार लगा के लिख रहा हूं वो है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया, उसमें आपने वाटर मिलाया H2O, जो आपको दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है बिना बुझा हुआ चूना, दैट इज योर लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना। अब ये आपका बुझा हुआ चूना, डायरेक्टली आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है, तो CaOH ट्वाइस चूना, और ये बुझा हुआ चूना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ या उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो। ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब जब आप A से B कोई प्रोडक्ट आपने मिलाया, आपको कोई C और D प्रोडक्ट मिला, तो इसके साथ साथ आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे हीट मिल रही है। ट्रायंगल का सिंबल लिख रहा हूँ, जो सिंबल है आपका हीट का, ऊष्मा का। त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पे, ये त्रिभुज सिंबल है हीट का। अगर यहाँ पे हीट लगाऊं तो इसका मतलब क्या है, हीट आपकी ली जा रही है, और अगर यहाँ पे हीट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, आपकी हीट उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें आपकी हीट एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है, हम उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। गॉट इट? ओके, कुछ उदाहरण आपके जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सो क्यों है इसका आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज जब आप इसमें क्या करते हो, C6H12O6 ग्लूकोज में आप जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या बनता है आपका C6 6CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस आपकी क्या मिलती है, आपको ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिस कारण इस विक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा नाम सोचिए ऊष्मा शोषण, मतलब वो शोषण कर रहा है, ऊष्मा सोख रहा है, ऊष्मा शोषण भी आएगा, वो भी हम जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के अंदर। अब वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया जैसे वियोजन, विखंडन भी बोलते हैं इसको, वियोजन और विखंडन एक ही प्रकार, एक ही नाम है। मतलब ये है कि जब आप दो या दो से अधिक, माफिया एक, अगर आप एकल अभिकारक आप लेके चल रहे हो और वो टूट के आपको दो या दो से अधिक उत्पाद दे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वियोजन या विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब आपने एक कंपाउंड लिया ए, जो आपके टूट के आपको दे रहा है बीओसी, ये क्या हुआ, वियोजित हो गया हो। अब वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार से की जा सकती है, जिसमें पहली ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ हीट, आप एनर्जी दोगे और एनर्जी देने से क्या होगा, वो आपका टूटेगा और आपको दो अलग अलग उत्पाद मिल जाएंगे, जिसमें से आपको दो उदाहरण ये हैं, और इसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषित शोषण या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, 2FeSO4 आपने लिया फेरस सल्फेट, और ये आपका बना Fe2O3 SO2 SO3 फेरस सल्फाइड फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, फेरस सल्फेट है वो आपका फेरिक क्लोराइड में बदल जाता है, हरे रंग का जो फेरस सल्फेट होता है वो आपका भूरे रंग का फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन आयरन है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, सो +2 से +3 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रही है। दिस इज द फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस। ऑक्सीजन क्या बोलूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जो आपको बताता है कि जो आपका तत्व है उसके ऊपर कितना चार्ज उस रिएक्शन में इन्वॉल्व करके उसकी कंपाउंड बना रहा है, वो होता है आपका ऑक्सीकारक नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली चूने का पत्थर, बिना हुआ बुझा हुआ चूना, ये आपको मैंने अभी बताया था, ये आप रिएक्शन उल्टी भी कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट से आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हो, ये आपका एक उदाहरण था। उसके बाद में विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन सिमिलरली क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोजिशन या वियोजन कर सकते हो। सो आपने वाटर लिया, जल लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन इसका काफी लेंथी प्रोसेस है, इसको आपको इन डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना जानना है कि आप विद्युत धारा के द्वारा भी वियोजन अभिक्रिया कर सकते हो। गॉट इट? इस फिगर को मैं आपको इन डेप्थ में फिर कभी बता रहूंगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस, मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन फिर कभी आपको डाउट की क्लास में अगर आप इसमें ये समझना चाहते हो, डेफिनेटली आई विल कवर इट। ओके, देन आपका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया मतलब प्रकाश की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, वियोजन अभिक्रिया कर रहे हो। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, श्याम सफेद फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है, कौन सा, AGBR वाला, ये रिएक्शन है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या श्याम सफेद फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें, आप 2 AGBR लेके चले, इसमें आपने क्या दिया, सनलाइट दी, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ सनलाइट को, तो आपको क्या मिलेगा, 2Ag प्लस 2Br या Br2। दैट्स इट गाइस, इतनी सिंपल सी रिएक्शन है, और हम इसे यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसे यूज किया जाता है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हो, विस्थापन स्थान चेंज कर रहा है, विस्थापन यानी कि आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। देखते हैं कैसे,
एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, ध्यान से देखिएगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब यही इस रिएक्शन में होता है, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए FeCO4। अब आयरन आपने अभिक्रिया जो आपकी क्रियाशीलता की जो श्रेणी है वो आपने देखी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें आपने देखा होगा कि आपका आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू कॉपर। सो क्या करेगा आयरन, क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो आयरन की जगह क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा, माफ कीजिएगा। सो यहाँ पे बन जाएगा आपका FeSO4 और कॉपर आपका अलग। दैट्स इट गाइस। अब आप सिमिलरली ZnCSO4 को भी कंपेयर कर सकते हो, ZnCSO4 आपका क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, और कॉपर सल्फेट है वो नीले कलर का होता है और का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि FeSO4 का रंग क्या होता है, हरा होता है। जब आपका कॉपर सल्फेट में FeSO4 बन गया तो उसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, यानी कि आपका नीले रंग से वो रंग क्या बदल जाएगा, हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट। नेक्स्ट आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों को बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। अब आपको होगा कि भैया यहाँ पे तो ये Na और Ba आपस में पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि तो विस्थापन अभिक्रिया है। देखो आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन कब चेंज होती है, जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से परिवर्तित कर देता है, उससे हटा देता है, तब पोजीशन चेंज होती है, अदरवाइज पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इस केस में पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। बट देखिए यहाँ पे जो आपका सोडियम सल्फेट है Na2 पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखिए, Na आपका 2 पॉजिटिव है, SO4 आपका 2 नेगेटिव है, अब ट्वाइस ट्वाइस है तो ये लिख दीजिए, दैट्स इट गाइस, सिंपल एज सिंपल एज, प्लस Ba 2 नेगेटिव, Cl 1 नेगेटिव और यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा कि ये 2 पॉजिटिव वाला क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 पॉजिटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा। आयन एक्सचेंज किसने, पॉजिटिव आयन एक्सचेंज की है गाइस, पॉजिटिव आयन एक्सचेंज की है, न कि इन्होंने पोजीशन चेंज करी है, समझे। सोडियम ने अपने पॉजिटिव आयन कैल्शियम को दे दिए और बेरियम ने अपने पॉजिटिव आयन सल्फेट को दे दिए, दैट्स इट, और आपको प्रोडक्ट मिला BSO4 और 2NaCl। गॉट इट। अब इस चैप्टर में रिएक्शन क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे भाई, क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन नहीं बनने वाले, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपके इस पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन बनेंगे यहां से, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया से, समझे। अब अपचयन उपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, समझने की बात है। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो, जब किसी भी पदार्थ में नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, या माफ कीजिएगा उपचयन बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन की कमी हो जाए, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन बोलते हैं, समझे। एग्जाम्पल के लिए सी में ऑक्सीजन जुड़ी, CO2, ये क्या हुआ, आपका उपचयन हुआ कार्बन का, CuO2 CuO बना, कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हुआ, CuOH2O, यहां पे क्या हुआ, आपका H2 हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। ये रिएक्शन ध्यान रखना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें अपचयन उपचयन दोनों होते हैं, तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, आगे जानेंगे हम। अब आ गया अपचयन। अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास या कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तब उसे बोलते हैं अपचयन। अब जब किसी रिएक्शन में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो, तब उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कॉपर
ऑक्साइड आपने लिया जिसमें आपने हाइड्रोजन गैस पास करी, उसके साथ साथ आपने कुछ हीट आपने पास करेंगे। तो क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन है वो वाटर में बदल जाएगा और कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में बदल जाएगा। यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड था और आपका बना कॉपर, ऑक्सीजन की कमी हुई यानी अपचयन हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी यानी यहाँ पे उपचयन हुआ। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयित होता है, हाइड्रोजन में उपचयित होकर जल बनता है, ये रिएक्शन का और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, संक्षारण और विकृत गंधीता इसके दो मेजर। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। मतलब कि संक्षारण मतलब जंग लगना, बेसिकली मींस जंग लगना। जब आप किसी भी पदार्थ को, किसी भी एलिमेंट को जब आप वायु के कांटेक्ट में लाते हो और उस पे क्या होता है, अम्ल और आर्द्रता, आर्द्रता यानी वाटर, जल अम्ल के संपर्क में आता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो धातु की जो ऊपरी परत है वो कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। अब पेपर में ये पूछा जाएगा कि लोहे पर का जो जंग है उसका रंग क्या है, या लोहे पर जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या है, चांदी पर जो काली परत चढ़ती है उसका फॉर्मूला क्या है, तांबे पर जो हरी परत चढ़ती है उसका फॉर्मूला क्या है। ये हम आपके डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको टेस्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चन करके रखें, क्योंकि आपको टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यशद लेपन, विद्युत लेपन द्वारा पेंट करने के संसारण धातु को बचाया जा सकता है। ये धातु को बचाने का एक उपाय है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से आप धातु को बचाया जा सकता है। यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन बेसिकली पतली परत चढ़ाई जाती है, एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो हम उसे बोलते हैं यशद लेपन। अब विकृत गंधीयता क्या होती है, वसा युक्त तेल या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, जिससे उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधीयता कहते हैं। अब विकृत गंधीयता यानी रेंसिडिटी का मतलब क्या है गाइस, देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि विकृत गंधीयता, विकृत मतलब खराब, गंधीयता मतलब गंध। अब खराब गंध आप ऐसे बोल सकते हो, खराब गंध व्हाट, क्या मतलब है इसका, समझिए। जब आप कोई तेल का पदार्थ लेके आए, आपने उसको अगर वायु में खुला छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, चिपचिपा नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता, खाने योग्य नहीं होता वो। तो वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द विकृत गंधीयता, ड्यू टू द रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी का कारण है। खाद्य सारी क्या हो जाती है, आपकी उपचयित हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। नोट कीजिएगा, अपचयित हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट पे आपको नाइट्रोजन गैस भरी हुई मिलती है, ताकि आपके वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, और अगर आए तो भी नाइट्रोजन उसको बचा ले। अब विकृत गंधीयता से रोकने के कुछ उपाय हैं। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री डालकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, अभी मैंने बताया ना चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है, या शीतलन द्वारा या फ्रीजिंग द्वारा। ठीक है। सो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था, आपकी क्लास नंबर 1 थी। अब देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होती है, किस प्रकार की रिएक्शन होती है, क्या क्या इसके प्रो एंड कॉन्स है, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन गाइस आपको खुद से एक चीज नोट करनी है, अभी मैं आपको क्लास में जो भी चीजें करवा रहा हूँ, पॉइंट की नोट कीजिएगा, जो भी चीजें आपको करवाई जा रही है क्लास में उनको आपको अच्छे से करना है। देखिए आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो रासायनिक अभिक्रिया, मैं अध्याय नंबर 1 लिख रहा हूँ, इसमें से आपका केवल मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 या कई बार 0 भी आ जाता है। तो इन 2 क्वेश्चन को तो एटलीस्ट हम सही करें ना। मैं सारे चैप्टर लेके चलूंगा, क्लास 9 का भी सिलेबस हम करेंगे, क्लास 10 का भी सिलेबस करेंगे, और कुछ कुछ हम क्लास 11 का भी पोर्शन करेंगे। सो मेक श्योर यार आप एटलीस्ट जितने भी दिन आप मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हो, अच्छे से अपना टाइम दीजिए मेरे को, और
अभी मैं आपको जो करवा के गया हूँ ना वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मैंने जो आपको बोले कि जंग लगना, जो लोहे पे जंग लगता है उसका फार्मूला क्या, अभी ये मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा। जब हम टेस्ट आपका हो जाएगा और टेस्ट के बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से ढूंढने की कोशिश करो। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए यार। अब मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा सारी चीजें, मैं बताऊंगा यार। एटलीस्ट एट द एंड आपने बैच लिया है, परचेज पैसे दिए, तो आपको बनता है मेरा हक भाई मैं आपको सारी चीजें बताऊं। एंड डेफिनेटली मैं बताऊंगा अभी। लेकिन एक बार खुद से जानिए इस चीज को, क्योंकि खुद से सर्च करोगे तो आपके माइंड में यहाँ पे फिट हो जाएगा कि मेरे को ये पढ़ना था, या ये हमें पढ़ाया गया था, या ये मैंने पढ़ा था खुद से गूगल पे सर्च करके। तो ट्राई कीजिए एंड दैट्स इट। यही आपकी क्लास नंबर 1 थी एंड दैट्स इट। और इसके साथ साथ वीडियो खत्म करने से पहले आप मेरे को फॉलो कर सकते हो @भारत x Jain on any social media, on any social media account, Instagram, Telegram, Snapchat, Facebook, Twitter, LinkedIn, कहीं पे जाइए @भारत एक्सचेंज सर्च कीजिए एंड डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। कोई डाउट है क्वारी है तो आप मेरे को वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वारी, हर डाउट आप सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, सी यू गाइस।